Hello guys, welcome to all in my channel Passionator EdTech। एक बार फिर से आपकी डिमांड पर मैं आपके लिए चैप्टर 2 क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की वीडियो लेकर आई हूँ। ये चैप्टर, इसका नाम आपको पता है, नेल्सन मंडेला। और यह जो एक्सट्रैक्ट है यह इनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है, जिसमें उन्होंने अपने देश में हुए उनके शोषण, रंगभेद की नीति और एप्रेटाइन जो कि कलर भेद से था, इसके बारे में काफ़ी कुछ अपनी भावनाओं को बताया गया है। और बेटा ये ऐसी वीडियो है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, एमसीक्यू, डिटेल क्वेश्चंस, कंपैरिजन क्वेश्चन, हिंदी समरी, इंग्लिश समरी, काफ़ी अच्छी अच्छी पिक्चर्स हैं, जिससे आपका काम इसी वीडियो में हो जाएगा और आपको किसी दूसरी वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। नेल्सन मंडेला। हु इज़ नेल्सन मंडेला? व्हाई इज़ ही फेमस? देखिए नेल्सन मंडेला कौन थे, उनके बारे में हमें जानना चाहिए। हम वीडियो पढ़ रहे हैं और ये आपकी क्लास का मोस्ट टफेस्ट चैप्टर है, जिसे मैंने भी वीडियो बनाने से पहले 3 से 4 बार पढ़ा है। और बच्चों, इसको बनाने के लिए मैं आपको इसके सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड दूंगी, जिससे आप इसके बारे में अच्छी तरह से जान सकें। पहले कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। वह फेमस क्यों थे? ही वॉज बॉर्न इन 1980। वह 1918 में पैदा हुए। ही स्पेंड 27 ईयर्स इन प्रिजन फ्रॉम 1962 टू 1990 फॉर ट्राइंग टू पुट एन एंड टू द प्रो अपार्टाइड गवर्नमेंट। इट्स मीन्स यानी उन्होंने 27 साल जेल में गुजारे 1962 से लेकर 1990 तक, जिससे वो क्या कर सके, जो गवर्नमेंट थी रंग नीति के खिलाफ थी, उसे हटाने के लिए। आफ्टर ही लेफ्ट प्रिजन ही फॉट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड अ बेटर फ्यूचर फॉर पीपल इन साउथ अफ्रीका। और जब वो जेल से छूटे तो वह मनुष्य के मानव अधिकारों के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए, साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994। वह साउथ अफ्रीका के 1994 में पहले काले राष्ट्रपति बने। ही रिटायर्ड इन 1999। वह 1999 में रिटायर हुए। ही डाइड फ्रॉम ए लंग इलनेस ऑन द 5 दिसंबर 2013। वह 5 दिसंबर 2013 को एक लंग की डिसीज की वजह से उनकी डेथ हो गई। ही वॉज वेरी फेमस फॉर हिज लॉन्ग फाइट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बैड गवर्नमेंट एंड देयर रेशियल प्रिजुडियूस। यानी जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे वो अपनी लंबी लड़ाई, जो कि साउथ अफ्रीका की बुरी गवर्नमेंट की वजह से थी और उनकी जातिवादी नीतियों के खिलाफ थी। ही वॉज रेस्पेक्टेड फॉर बीइंग वेरी ब्रेव एंड वाइज एंड ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर टू लिव इन पीस। वे बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड थे, बहुत बहादुर थे और बहुत बुद्धिमान थे, जो कि लोगों को शांति में लेकर आए। ही बिकेम ए वर्ल्ड वाइड हीरो। और वह पूरे दुनिया के एक हीरो बन गए। हीरो जो कलाकार वाले नहीं है, फिल्म वाले नहीं है, वो राष्ट्रपति के तौर पे जिन्होंने अपने देश की बहुत ज़्यादा सेवा की, इस तरह के हीरो बन गए। यहाँ देख लीजिए डिफिकल्ट वर्ड, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का मतलब है फ्रीडम्स एवरी पर्सन शुड हैव। वो ह्यूमन राइट्स जिसमें हर मनुष्य को फ्री रहने का, स्वतंत्र रहने का अधिकार हो। रेशियल प्रिजुडिस, ट्रीटिंग पीपल अनफेयरली बिकॉज ऑफ देयर रेस और स्किन कलर। यानी लोगों को इस तरह से बुरी तरह से उनको बिहेव करना, उनके रेस और उन जाति और उनके कलर की वजह से। देखिए आगे, इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड हैं, हम एक बार इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को पढ़ेंगे। एप्रेटाइट, पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रेशंस, जातीय अलगाव, रंगभेद नीति। बेटा ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, आपको तभी चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। एक्सट्रैक्ट, पीस, टुकड़ा, भाग, ऑटोबायोग्राफी, लाइव स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ यानी आत्मकथा। इनॉर्गेशंस, ओपनिंग सेरेमनी, उद्घाटन। एम्पी थिएटर, लार्ज ओपन थिएटर, रंगभूमि। डिग्निटीज, इमिनेंट पर्सन, विशिष्ट व्यक्ति। ऑपरेशन, टॉर्चर, संताप। प्रेस्ड, वन हु वियर्स टॉर्चर, संताप सहने वाला। बार्स, रोड्स, सलाखें। प्रिजुडियस, हेटेड बाय, घृणा, पक्षपात। नैरो माइंडनेस, स्टेट ऑफ हैविंग नैरो बिलीफ अबाउट रिलीजन, संकीर्णता। ये सब
बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार रीडिंग ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट नेल्सन मंडेला। रोहिल्ला मंडेला वॉज बॉर्न ऑन 18 जुलाई 1980। ये जो रोहिल्ला मंडेला थे इनका रियल नेम था। इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था। द नेम नेल्सन वॉज आर निक नेम गिवन टू मंडेला बाई हिज स्कूल टीचर। और जो नेल्सन नेम था वो उसकी एक स्कूल टीचर ने दिया था। क्यों नहीं भैया, रोहिल्ला इतना टफ नेम है इसीलिए उन्होंने उन्हें अच्छा सा नाम दे दिया नेल्सन। ही वॉज बॉर्न इन टार्सी इन साउथ अफ्रीका। वह साउथ अफ्रीका में टार्की नामक जगह पे पैदा हुए थे। ही वॉज अ मेंबर ऑफ थिम्बू रॉयल्टी एंड हिज फादर वॉज चीफ ऑफ द सिटी ऑफ मैवजोई। वह किसके मेंबर थे? थिम्बू रॉयल्टी के, और जो कि उसके पिताजी थे वो चीफ थे सिटी ऑफ मैवोज के। ये देखिए ये है नेल्सन मंडेला। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इज डन, यानी ये हमेशा असंभव लगता है जब तक ये कहा ना। ही अटेंडेड इस क्रिश्चियन स्कूल एंड लेटर वेंट टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। वह क्रिश्चियन स्कूल में गए और उसके बाद यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भी गए। मंडेला स्टडी लॉ एट यूनिवर्सिटी एंड मेड सम ऑफ हिज फेलो एक्टिविटीज अगेंस्ट द एप्रेटाइन वैन ही वॉज स्टडिंग। मंडेला जब यूनिवर्सिटी में लॉ की स्टडी कर रहे थे तो वह कुछ एक्टिविटीज से मिले जिन्होंने जाति रंगभेद में उनका साथ दिया। ही बिकेम ए लॉयर इन 1942। वह 1942 में एक वकील बन गए। देखिए कितने अच्छे अच्छे कोट कहे हैं उन्होंने। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वीपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, यानी शिक्षा ही से बड़ा शक्तिशाली वीपन है, हथियार है जिससे तुम अपने वर्ल्ड को बदल सकते हो। अब ये सब क्यों किया, क्या ज़रूरत थी मंडेला को ये सब करने के लिए? क्यों वह आगे आए? क्यों उन्होंने इतना सारा दुख सहा और क्यों वो इतने दिन जेल में रहे? क्या परेशानी थी साउथ अफ्रीका में, मैं इस पॉइंट के ज़रिए आपको बताऊंगी। आपने देखा होगा ये स्थिति हमारे इंडिया में भी थी। हमारे इंडिया भी जब स्वतंत्र नहीं था तो हमारे यहाँ के लोग भी बहुत सारे उसे स्वतंत्र कराने के लिए लड़े, लेकिन साउथ अफ्रीका में कुछ और प्रॉब्लम थी। वो क्या थी वो हम देखेंगे। मोस्ट साउथ अफ्रीकन पीपल आर ब्लैक। बहुत सारे जो साउथ अफ्रीका थे वो लोग काले थे। देर आर आल्सो पीपल ऑफ यूरोपियन एंड एशियन बैकग्राउंड एंड पीपल ऑफ मिक्स रेस। और वहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे वो यूरोप के थे और एशियन बैकग्राउंड के थे, जो कि विभिन्न विभिन्न जातियों के थे। द फर्स्ट वाइट कॉलोनी इन साउथ अफ्रीका वॉज सेट अप बाई डचेस पीपल इन 1652। जो पहली फर्स्ट कॉलोनी थी साउथ अफ्रीका की वो डचेस ने वहाँ पर स्थापित की थी 1652 में। द डचेस वर फार्मर एंड कॉल्ड देमसेल्फ बोर्स। जो डचेस थे वो वहाँ पर फार्मर बन गए और उनको बोर क्या होते हैं, पीछे वर्ड मीनिंग में देखा होगा, बताओ मुझे जल्दी से क्या होते हैं, कमेंट में लिख के बताओ जल्दी से। ब्रिटेन टुक ओवर द डचेस कॉलोनी इन 1815 एंड साउथ अफ्रीका बिकेम पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और जो ब्रिटेन के जो लोग थे, गोरे लोग थे, वो उन्होंने डचेस कॉलोनी पे 1815 पे अपना अधिकार कर लिया और जो साउथ अफ्रीका था वो ब्रिटिश का एक भाग बन गया। देखिए किस तरह से यहाँ काले लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और उनको सताया जा रहा है। ये देखिए जबकि जेल में जा रहा है परंतु फिर भी लोग जो गोरे लोग हैं वो उसे मार रहे हैं। कैसे एक बच्चे के पीछे उसे मारा जा रहा है। साउथ अफ्रीका हैड गोल्ड एंड गुड फार्मलैंड बट इट वॉज नॉट पीसफुल। साउथ अफ्रीका के पास बहुत सारा सोना था और बहुत अच्छी जमीन थी, लेकिन फिर भी वहाँ शांति नहीं थी। वाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल फॉट ओवर द लैंड एंड सो डिड द बोर्स एंड द ब्रिटिश। जो गोरे लोग थे और जो काले लोग थे वो भूमि के ऊपर लड़ते थे और इसी तरह से बोर्स एंड ब्रिटिश। When Mandela was growing up, black people had little say over how South Africa was run. जब जैसे जैसे मंडेला बड़े होते गए और उन्होंने कहते हुए सुना कि किस तरह से जो ब्लैक पीपल हैं उस ये साउथ अफ्रीका कैसे चल पाएगा, हम लोग यहाँ कैसे रह पाएंगे, जबकि वो बहुत ज़्यादा संख्या में थे। मोस्ट ब्लैक पीपल वर्क एज सर्वेंट एंड ऑन फार्म्स इन फैक्ट्रीज और कोल माइंस। जो ब्लैक पीपल थे वो ज़्यादातर सर्वेंट के रूप में काम करते थे, फार्म्स में काम करते थे, फैक्ट्री में काम करते थे और कोयले की खानों में। देखिए यहाँ कॉलोनी वर्ड आया है। कॉलोनी का मतलब है सेटलमेंट बाय पीपल फ्रॉम वन कंट्री इन अनदर कंट्री, यानी कुछ लोगों का दूसरी कंट्री में सेट हो जाना किसी और कंट्री से। सर्वेंट्स आप जानते ही हैं, पीपल पेड टू फॉर रिच पीपल यूजली इन देयर होम्स। ओके, ये देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इसमें काम कर रहे हैं, फार्म्स में काम कर रहे हैं और अमीर लोगों के यहाँ काम कर रहे हैं और फिर भी मार खा रहे हैं। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम विच इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन रोहिला मंडेला। क्या है? यह एक ऑटोबायोग्राफी है जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम।
ऑटोबायोग्राफी आपको पता है ना, अभी मैंने डिफिकल्ट वर्ड में दी थी, जो खुद अपनी आत्मकथा लिखता है, अपने जीवन के बारे में लिखता है, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट एंड एंटी एपार्थाइड रिवोल्यूशनरी एंड पॉलिटिक लीडर हु सर्व द कंट्री फ्रॉम 1994 टू 1999। वह पहले ब्लैक साउथ अफ्रीकन के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने रंग भेद की नीति के खिलाफ बहुत ज़्यादा राजनीतिक लीडर बन के अपने देश की सेवा की 1994 से 1999। ये देखिए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। अब देखिए बच्चों, इसमें मैंने आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी दी है। मैं इंग्लिश पढ़ूंगी, आप लोग हिंदी यहाँ से पढ़ लीजिएगा और समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर है ये और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है। आपको पहले पता चला होगा, कुछ स्लाइड्स से मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन इसमें आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी of Nelson Rufus Mandela that describes the struggle for freedom of black people in South Africa. नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन रुहिल्ला मंडेला की आत्मकथा से एक चैप्टर लिया गया है जो दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का वर्णन करता है ना। स्ट्रगल मतलब परेशानियां हो गई, फ्रीडम स्वतंत्रता हो गई, ब्लैक पीपल अश्वेत लोग यानी काले लोग। On 10th May 1994, Nelson Mandela took the oath as South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule। यानी 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कब? 3 शताब्दियों के बाद, यानी 300 सालों के बाद नेल्सन मंडेला ने 10 मई 1994 को दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। और उससे पहले किसका शासन था? श्वेत गोरे लोगों का, ब्रिटिश का। His party had won 252 out of the 400 seats in the first democratic election in the history of South Africa। उनकी पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में पहले लोकतांत्रिक चुनावों में 400 में से 252 सीटें जीती थी। यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था गोरे लोगों के बीच में किसी काले लोग का, किसी अश्वेत का इस तरह से राष्ट्रपति बनना। Many dignitaries and political figures from several countries had attended the inauguration ceremony that took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria। यानी प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में, ये एक स्थान का नाम है, जैसे कोई थिएटर होता है। मैं अभी इसकी पिक्चर दिखाऊंगी। एम्फीथिएटर में हुए उद्घाटन समारोह में कई देशों के बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे लोगों ने, गणमान्य व्यक्ति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राजनीतिक हस्तियों ने इसमें शामिल हुए। इन हिज स्पीच, अपने भाषण में, मंडेला एड्रेस ऑल डिग्निटरीज रेस्पेक्टफुली एंड अश्योर्ड हिज फेलो कंट्रीमैन दैट हिज कंट्री वुड नेवर एक्सपीरियंस सिमिलर सप्रेशन बाय वन ग्रुप ओवर अनदर। यानी अपने भाषण में मंडेला ने सभी गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक संबोधित किया और अपने साथी देशवासियों को आश्वासन भी दिया कि उनका देश कभी भी एक समूह द्वारा दूसरे पर समान दमन का अनुभव नहीं करेगा। जैसे ब्लैक लोग जीते है ना, अब उनके पास तो पावर आ गई, अगर वो चाहते थे तो वहाँ रहने वाले गोरे लोगों पर दमन कर सकते थे, उन्हें मार सकते थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। सेम आपको अपनी कंट्री में भी दिखाई देता है, जहाँ पाकिस्तान है, जहाँ मोमडन है, बहुत सारे लोग, वहाँ पर हिंदू लोगों की जो जगह है वो बहुत लो है, लेकिन हमारे हिंदू में, हमारे भारत में सारी जगह सद्भाव है, सद्भावना है ना। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का ऐसा कुछ नहीं है, सबको समान अधिकार प्राप्त हैं और सभी लोग अच्छे से रहते हैं। While taking his vow as the first black president, he established democracy in the country and said there would be no discrimination of people irrespective of caste, color, creed और race। उन्होंने अपने पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में अपना शपथ लेते हुए, अपनी भाषण लेते हुए ने संकल्प किया कि उनके देश में कब लोकतंत्र की स्थापना होगी और कभी भी जाति, रंग, पत या नस्ल के बावजूद लोगों में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। लोकतंत्र यानी जहाँ पर लोगों का राज्य हो, जहाँ पे लोगों के द्वारा जनता को चुना जाता हो। हमारे यहाँ भी देख लीजिए, स्वतंत्र होने से पहले यहाँ वोटिंग नहीं होती थी, जो ब्रिटिशर थे उन्हीं में से कोई राजा बन जाता था। ऐसे ही साउथ अफ्रीका में भी हुआ। ही assured that the government would always treat all the people of the country with due respect and equality। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार हमेशा देश के सभी लोगों के साथ उचित सम्मान और समानता का व्यवहार करेगी। ये देखिए कितना बड़ा व्यक्ति है जिसने इतने साल अपने आप को कष्ट में रखा, अपनी जाति के लोगों को कष्ट में रखा, लेकिन उसने फिर भी अपने भाषण में इतनी अच्छी बात कही। ये देखिए, जब वो भाषण दे रहे थे, जब वो पहले राष्ट्रपति चुने गए, तो किस तरह से ये बाहर की कंट्री के बहुत सारे लोग आए थे और उनके पीछे कितने सारे लोग थे, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। The lovely day of inauguration was symbolic for Mandela as the South African people sang 2 national anthems. The Vision of White sang Nako Shaki Sikhli Africa and the Black sang Die Stamp, the old anthem of the Republic।
जब उद्घाटन का दिन आया, वह प्यारा दिन आया, तो ये मंडेला के लिए प्रतीकात्मक था, क्योंकि दक्षिणी अफ्रीकी लोगों ने 2 राष्ट्रगान गाए थे। गोरे लोगों की दृष्टि से नकोसी सी केल आई अफ्रीका गाया और अशेतों ने डाई स्टेम गाया, जो कि गणतंत्र का पुराना गान था। मतलब पुराना यानी जब वो क्या नहीं हुए थे, स्लेव नहीं हुए थे, जब उनको बंदी नहीं बनाया गया था। All these events reminded Mandela how the black skinned people were exploited by the white people earlier. इन सभी घटनाओं ने मंडेला को याद दिलाया कि कैसे पहले गोरे लोगों द्वारा काली चमड़े वाले लोगों का शोषण किया जाता था। एक्सप्लॉइटेड मतलब शोषण किया जाता था। ये देखिए किस तरह से वो ओथ ले रहे हैं, सबको बता रहे हैं, साथ में उनकी वाइफ भी है और बच्चा भी है। मैंने पिक्चर्स भी लगाई हैं जिससे आप समझते चलें। He deeply felt the pain of his race and said that this type of suppressions and racial dominations of the white skinned people against the dark skinned people on their own land give rise to one of the hardest and most inhuman society the world had ever seen or known. उन्होंने अपनी जाति के दर्द को गहराई से महसूस किया। वास्तव में बहुत ज़्यादा दुख हुआ था और आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह से उनको परेशानी हुई होंगी। आप भी अपने दादा दादी से पूछ सकते हैं या उनसे भी पहले मदर फादर से जो आपके यहाँ ओल्ड हो वो पूछ सकता है कि आपकी कंट्री में किस तरह से था, और कहा कि इस तरह के दमन और गोरी चमड़ी वाले लोगों के अपनी ही भूमि पर काले रंग के लोगों के नस्लीय वर्चस्व ने दुनिया के अब तक के सबसे कठोर और सबसे अमानवीय समाजों में से एक को जन्म दिया था। मतलब देश भी उनका, साउथ अफ्रीका कंट्री भी उनकी, लेकिन बाहर के लोग आके कॉलोनी यहाँ बस गई और गोरे लोगों ने उनको क्या करा, वहीं पर उनको स्लेव बना दिया, वहीं उनको नौकर बना दिया, या जाना जाता है। मतलब ये भी दक्षिण अफ्रीका का जो संहार था बहुत ज़्यादा जाना देश में जाता है। स्ट्रांगली बिलीव दैट नो पर्सन इज वॉन्ट टू हेट द अदर पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, बैकग्राउंड और रिलीजन। उनका दृढ़ विश्वास था कि कोई भी व्यक्ति त्वचा के रंग, पृष्ठभूमि या धर्म के आधार पर दूसरे व्यक्ति से घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता। अब एक बात बताइए, जब भगवान ने ही कोई भेदभाव नहीं किया, उन्होंने सारे लोगों को नीचे भेजा, तो आप कौन होते हैं कि ये काला है, ये गोरा है, ये छोटी जात का है? आप लोग कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? पर कुछ लोग होते हैं जिनको हमारी कंट्री में भी है, आप देख सकते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो जाति से, भेदभाव से नहीं मानते, करते हैं वो, और पहले तो बहुत ज़्यादा था। ऑल द पीपल must learn to hate initially, because if they learn to hate they can be taught to love, as well as love comes more naturally to humans than hate. हालांकि लोगों को शुरू में नफरत करना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर वे नफरत करना सीख जाते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि नफरत की तुलना में इंसानों में प्यार स्वाभाविक रूप से आता है। He also mentioned how a person become brave not because he does not feel afraid but because he know how to conquer his fears. उन्होंने यह भी बताया अपनी ओथ में कि एक व्यक्ति बहादुर कैसे बनता है। वह इसलिए नहीं कि वह डरता नहीं है, बल्कि इसलिए कि वह जानता है कि वह अपने डर को कैसे जीतना चाहेगा। इसमें पहले कुछ क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं, एमसीक्यू, देखते हैं आप कितना चैप्टर को समझ रहे हैं। ठीक है, आपको हर 2 पैराग्राफ के बाद आपको एमसीक्यू मिलेंगे उससे रिलेटेड, और देखते हैं कितने जवाब देते हैं, क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हैं सुनते सुनते। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज? यानी नेल्सन मंडेला ने मीनिंग यानी साहस का मीनिंग क्या बताया? ट्रिम्प ओवर फियर, भय पर विजय पाना, ट्रिम्प ओवर लव, प्यार पर विजय पाना, ट्रिम्प ओवर सेल्फिश, अपने ऊपर सेल्फ पे विजय पाना, या फिर ट्रिम्प ओवर पॉवर्टी, या फिर गरीबी पे विजय पाना। बताइए, इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है, जल्दी जल्दी बताइए। यस, इट्स राइट आंसर इज, अगर आपने अच्छी तरह से वीडियो को सुना है तो आप इसके आंसर जरूर दे देंगे, और नहीं सुना तो गलत जाएगा। यस, इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ट्रिम्प ओवर फियर, यानी मंडेला ने करेज को फियर के ऊपर विजय प्राप्त बताया है। चलिए, द इजिएस्ट क्वेश्चन, वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस? सेरेमनी किस स्थान पर हुई थी? रॉक स्टोन एम्फीथिएटर, सैंड स्टोन एम्फीथिएटर, ग्लास स्टोन एम्फीथिएटर, नन ऑफ द एबव। बताइए जल्दी से, ये क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी है, और मैंने यहाँ एमसीक्यू में भी दे दिया। एमसीक्यू इसलिए मैं यहाँ दे रही हूँ क्योंकि क्या होता है, जब हम लॉन्ग चैप्टर पढ़ते जाते हैं तो हम इतना नहीं समझते, लेकिन हम एमसीक्यू में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको ईजिली समझ जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर यस, आप लोग सही दे रहे हैं, आंसर इज बी, yes, sandstone amphitheater. Now question number 3, which flame can be hidden but never extinguished? यानी कौन सी फ्लेम थी जो छुप तो सकती है लेकिन कभी ख़त्म नहीं हो सकती? मैंस लव, मनुष्य का प्यार, मैंस नेचुरल वे, उसका प्राकृतिक तरीका, मैंस गुडनेस,
उसकी अच्छाई, या फिर नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई भी नहीं। बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो छिप तो सकती है, जैसे छिपाया तो जाता है लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। क्या है भाई? देखिए बहुत ऑप्शन टफ हैं, तीनों ही सेम सेम है, लेकिन हमें बेस्ट आंसर चूज करना है। एंड बेस्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मैन्स गुडनेस। यानी जब आदमी व्यक्ति मर जाता है तो भी उसकी अच्छाई कभी ख़त्म नहीं होती। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, which day was the last gathering of international leaders of South African soil for the installations of South Africa's first democratic non-racial government? यानी कि वो कौन सा दिन था जब साउथ अफ्रीका में सारे दुनिया के इंटरनेशनल लीडर इकट्ठा हुए थे और जो साउथ अफ्रीका था उसका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट स्थापित होनी थी। आपको डे बताना है, 9th में, 10th में, 11th में या फिर 12th में। वेरी इजी ऑप्शन एंड इट्स राइट आंसर इज यस, ऑप्शन बी। अब बाकी के क्वेश्चन 2 पैराग्राफ, आप पहले पैराग्राफ पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन बताएंगे। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि बुक में तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रूप में दे रखा था बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने इसे कई बार पढ़ा और आपको इसकी समरी देने के लिए यही कोशिश की इसे, क्योंकि इस चैप्टर को इसी तरीके से अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। आप चैप्टर पढ़ लीजिए, 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, जब तक आप इसे डीपली नहीं स्टडी करेंगे तब तक आप इसे नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए इसमें पिक्चर्स लगाई गई हैं जिससे आपको ये चैप्टर ईजिली समझ में आ जाए। थोड़ा वीडियो बड़ी हो रही है पर बच्चों इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपकी बुक का सबसे टफेस्ट चैप्टर है। Furthermore, Mandela stated that every man in life has 2 major obligations. इसके अलावा मंडेला ने कहा कि उनके प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 2 प्रमुख दायित्व होते हैं। The first one being towards his family, it means parents, wife and children, and the second obligation towards his motherland, countrymen and his community. इसका मतलब कि पहला उनका परिवार होता है, उनके माता पिता, उनके पत्नी और उनके बच्चों के प्रति, और दूसरा उनके मातृभूमि, देशवासियों और अपने समुदाय के प्रति दायित्व। यानी जो कोई भी व्यक्ति है उसके ये 2 दायित्व हैं जिसे उसे कंपलसरी निभाना चाहिए। Everyone is able to fulfill those obligations according to his own interest and inclinations. प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हितों और रुचि के अनुसार इन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होता है। मतलब उसके पास पावर होती है, अगर उसके अंदर मन हो, उसके अंदर इच्छा हो, तो वह अपने दायित्व आराम से पूरा कर सकेगा। However, it was difficult to fulfill both these obligations as a black man in a country like South Africa before the democratic wave took over the nation by storm. हालांकि दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में एक अश्वेत व्यक्ति के रूप में इन दोनों दायित्वों को पूरा करना मुश्किल था। यानी मंडेला जी इस बात को बता रहे हैं कि इन दोनों दायित्वों को पूरा करना बहुत मुश्किल था। When Mandela became an adult, he realized that freedom was merely an illusion and temporary in nature for the black-skinned people of his country. He felt that they were treated as slaves of exploitations and all the people of his race were treated unfairly by the white-skinned people. अब ये बात तब की है जब मंडेला बड़े हो रहे थे और उन्होंने महसूस किया कि स्वतंत्रता उनके देश के काले चमड़े वाले लोगों के लिए केवल एक भ्रम और प्रकृति में अस्थायी थी। क्योंकि जब वो छोटे थे तो वो अपनी फैमिली में थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब सुविधा मिल रही थी। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए उन्होंने अच्छी अच्छी जगह जाना शुरू करा, स्कूल में, कॉलेज में, लेकिन जो काले रंग के लोग थे उनको वो सुविधा नहीं मिल रही थी। इसलिए उन्होंने यह भी महसूस किया कि जो उनके साथ दास, शोषण का दास जैसा व्यवहार किया जाता है और उनकी जाति के सभी लोगों के साथ गोरे लोगों द्वारा गलत व्यवहार किया जाता था। मतलब कहीं भी वो जाते थे पब्लिक में, आपने यहाँ भी देखा होगा, काफ़ी सुना होगा कि इंडिया में भी ये लिखा जाता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। गोरे लोगों के द्वारा जब ये अंग्रेज़ी लोग थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी इन सब के साथ और उन्होंने भी अपने देश में यह सब महसूस किया। ये देखिए, ये उनकी फैमिली पिक्चर है मंडेला की। चलिए, इट्स टाइम टू MCQ क्वेश्चन नंबर 5। 2 पैराग्राफ के बाद इससे रिलेटेड MCQ बताइए। थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आता रहता है, आप लोग बीच बीच में बोर होते रहते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहेगा। व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ? यानी किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण संपदा क्या है? इट्स मिनरल, इसके खनिज, इट्स पीपल, इसके लोग, इट्स टेक्नोलॉजी, या फिर नन ऑफ द एबव, या फिर इसमें से कुछ नहीं। राइट आंसर लिखिए। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 5? यस, इट्स पीपल, यानी सबसे बड़ी संपदा इसके लोग होंगे। खनिज भी तभी यूज़ किए जाएंगे जब वहाँ लोग होंगे और टेक्नोलॉजी भी तभी प्रयोग की जाएगी जब वहाँ पर मानव होंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6।
विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? मंडेला ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस या फिर नेशनल अफ्रीकन पार्टी, या फिर ऑप्शन डी ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी। देखिए आपने खूब अच्छी तरह पढ़ा है, ठीक है, समझा है, लेकिन अब अगर आप राइट आंसर देते हैं तो आपका पढ़ा हुआ सच में सफल होता है। देखती हूँ इसका आंसर कितने बच्चे सही देते हैं। यस, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। देखिए इंडिया में तो वो थे नहीं, इसीलिए उन्होंने वो ज्वाइन नहीं की, और नेशनल अफ्रीकन पार्टी कोई नाम नहीं था, तो जो सही नेम था वो क्या था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वाई वर टू नेशनल एंथम संग? दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए? पता है ना कहाँ गाए गए थे? जब नेशनल मंडल शपथ ले रहे थे तो टू नेशन एंथम गाए गए थे, और उनके दोनों के नाम आपको कमेंट सेक्शन में और लाइव चैट में बताइए। इसके ऑप्शन देख लीजिए। टू इम्प्लाई यूनिटी, टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, या ऑप्शन बोथ ए और बी। बताइए इसका आंसर। मैंने एक आपको पहले तरीका बताया था ना कि सबसे लंबे वाला ऑप्शन को चूज किया करो, है ना? तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सबसे लंबे हैं, आप उस पर तो जाएंगे नहीं। बेस्ट आंसर आपको चूज करना है, और बेस्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, इसका मतलब यूनिटी के लिए भी और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के एंड के लिए भी। ठीक है ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इतना महत्व नहीं रखता, लेकिन ए और बी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पैराग्राफ का। व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? यानी मंडेला ने करेज के बारे में क्या सीखा था? इट इज़ अब्सेंस ऑफ फियर, इट इज़ द ट्रम्प ओवर फियर, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द एबव। बताइए क्या सीखा था उन्होंने? यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आंसर इज इट इज द ट्रिम्फ ओवर फियर, यानी यह विजय थी किस पर? आपके डर पर। चलिए अब बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पैराग्राफ में करेंगे। फ्रीडम वॉज इनडिविजिबल फॉर ऑल, यानी मंडेला के अकॉर्डिंग जो फ्रीडम थी वो अविभाज्य थी। अविभाज्य यानी सबको मिलनी चाहिए, किसी पर उसी का समान प्रभाव होना चाहिए, कोई भी जो चाहे वो अपने मन का कर सके, लेकिन ऐसा वहाँ नहीं था। बट द पीपल ऑफ हिज कलर एंड रेस वर बाउंड इन चैन ऑफ ऑपरेशन एंड टायरनी, लेकिन उनके रंग के, उनके जाति के लोग वहाँ पर अत्याचार और अत्याचार की जंजीरों में बंधे थे। ही न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लाइवरेट जस्ट लाइक द ऑप्रेस्ड, बिकॉज अ पर्सन हु स्नैच अनदर फ्रीडम्स इज आल्सो अ प्रिजनर ऑफ सिमिलर ऑपरेशन। वह जानते थे कि जो उत्पीड़क को उत्पीड़ितों की तरह मुक्त किया जाना चाहिए। यहाँ देख लीजिए ऑपरेशन और ऑपरेशन, ये उत्पीड़क हैं यानी जिन पर शोषण किया जाता है, और ऑपरेशन जो शोषण करते हैं, किया उनकी तरह मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है वह भी उसी तरह के दमन का कैदी हो जाता है। दस द ऑपरेशन इज नॉट फ्री टू एंड फील स्केल्ड शैकल्ड इन द चैन ऑफ ऑपरेशन हिमसेल्फ। इस प्रकार उत्पीड़ित भी स्वतंत्र नहीं है और स्वयं को दमन की जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस करता है। जो अपने ऊपर शोषण करवाता है वह स्वयं को दमन की जंजीरों में जकड़ा हुआ मानता है। ये देखिए ये जेल में है। चलिए इट्स टाइम टू नाउ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा लग रहा है ना, बीच बीच में मैं एमसीक्यू दे रही हूँ तो समझ में आ रहा है ना? यस और नो तो लिखो भाई, लिखिए जल्दी से। अरे हाँ, इसका तो आंसर भी दिख गया, चलो कोई बात नहीं। वॉट वॉज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लाइबरेट फ्रॉम, यानी वह कौन सी चीज़ थी जिससे देश को स्वतंत्र होने में बहुत ज़्यादा मदद मिली? ठीक है ना, लाइबरेट होने में, स्वतंत्रता मिलने में। ऑप्शन ए पॉवर्टी, ऑप्शन बी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन सी डिप्रीवेशन, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एंड राइट आंसर यस, आप सब लोग देख ही चुके हैं, पर लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। एंड द राइट आंसर इज यस, ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका में जो लीडर थे, अंतर्राष्ट्रीय लीडर थे, वो क्या बदलाव ला सके? एंड ऑफ एप्रिटाइन, यूनिटी, पीस, ट्रेड, नेगोशिएशन। बताइए क्या बदलाव आया? जो लीडर थे, इंटरनेशनल लीडर थे, क्या चेंज लाए? यस, सब लोग आंसर दे रहे हैं, मैं देख रही हूँ। प्रेक्षा, दिव्यांशी, विदुषी, हर्ष, यस, बाकी सब पता नहीं कहाँ गायब रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जितने बच्चे हैं उतने ही अच्छा है, बाकी बाद में देख लेंगे। जो बाद में देखें वो भी आंसर करते जाइए। इसका आंसर है यस, एंड ऑफ एप्रेटाइन, यानी रंगभेद की नीति को उन्होंने खत्म करने का पूरा प्रयास करा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड? देखिए मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन, ये किसी का गलत नहीं जाना चाहिए। कितने डिप्टी प्रेसिडेंट थे जिनको चुना गया? 2, 3, 1, नन। इसका आंसर सही वो ही दे सकता है जिसने चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा हो और
एक्सप्लेनेशन भी मेरी अच्छी तरह से सुनी हो, बताइए। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर एंड इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टू डिप्टी प्रेसिडेंट चुने गए थे और 1 मंडेला, है ना। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और इसके 2 डिप्टी सीएम हैं, ऐसे ही वहाँ भी 2 डिप्टी प्रेसिडेंट को चुना गया था। व्हेन वाज द इनऑर्गेनाइजेशन डे, वो कौन सा दिन था जब इनऑर्गेनाइजेशन हुआ था? 10 मई, 10 मार्च, 20 मई, 20 मार्च। Yes, most easiest question and the easiest question is yes, answer is yes, 10th May। आई होप बच्चों आपको बीच बीच में ये एमसीक्यू अच्छे लगे। अगर अच्छे लगे हों तो कमेंट में बताइएगा और नहीं लगे हों तो बताइएगा, मैं दोबारा से वीडियो में नहीं डालूंगी। बस वीडियो आपको अच्छी लगे, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बना रहे, इसीलिए मैंने ये एमसीक्यू बीच में डाले हैं। तो Conclusion of Nelson Mandela, we learned that brave men are not those who never feel afraid, but the ones who know how to conquer fear। हमने इस चैप्टर से यह सीखा कि वे बहादुर नहीं हैं जो कभी डरते नहीं, बल्कि वे हैं जो डर को जीतना जानते हैं। Mandela strongly felt that every individual has certain duties and responsibilities toward his own country and community। मंडेला ने दृढ़ता से महसूस किया कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने देश और समुदाय के प्रति कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारियां होती हैं, यानी वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहता है और अपने देश और अपने समुदाय के प्रति उसके कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारियां होती हैं। ये कंक्लूजन है चैप्टर का और आई होप मेरे इस एक्सप्लेनेशन से, इस समरी से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जिस तरह से हमने एमसीक्यू लगाए हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। ये देखिए नेल्सन मंडेला वहाँ की रानी के साथ हैं। ये कंपेरिजन चेक क्वेश्चन है बेटा, इसको आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, और अगर आपको नहीं लाइए एक्सप्लेन कर दूँ, मैं कर देती हूँ। Where did the ceremonies take place? Can you name any public building in India that are made of sandstone? आप उस जगह को बताइए जहाँ पर ये सेरेमनी हो रही थी और इंडिया में भी ऐसी सैंडस्टोन की कुछ बिल्डिंग्स के नाम बता सकते हैं। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया विच वर अटेंडेड बाई डिग्निटीज एंड लीडर्स ऑफ मैनी नेशन। यानी सेरेमनी कहाँ हो रही थी? प्रिटोरिया के बिल्डिंग में हो रही थी, एम्फी थिएटर में। और इंडिया में क्या है ऐसा मिलता जुलता? राष्ट्रपति भवन और रेड फोर्ट है। कैन यू से हाउ 10th May इज ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? आप कैसे बता सकते हैं कि जो 10 मई था वो एक ऑटम डे था साउथ अफ्रीका में? एज साउथ अफ्रीका इज इन द साउथ एंड हेम्पशायर मे फेल्स इन द ऑटम सीजन, दस 10th May इन एन ऑटम डे। यानी साउथ अफ्रीका में ये जो सब काम हो रहा था वो ऑटम सीजन में हो रहा था, इसलिए 10th May को ऑटम डे ही कहा गया। ये देखिए बेटा, मैं अब इसकी रिकॉर्डिंग कर दे रही हूँ, आप इसे पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको बहुत बोर लगती है। इतना ही आपने देखा सुना और इतनी देर तक मेरे साथ रहे, यही काफ़ी है। आप इसको कर लीजिएगा और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो देखने के बाद कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखा करिए, ठीक है, जिससे पता चले कि ये वीडियो कितने लोगों ने देखी और कहाँ तक गई। नाम, क्लास, सेक्शन और अदर स्कूल्स के अगर बच्चे देख रहे हैं तो वो भी अपना नेम मेंशन कर देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे आप वर्क कर सकते हैं। मैंने एक्सप्लेन इतनी अच्छी तरह से करा है कि आपको पढ़ेंगे एक बार में क्वेश्चन आंसर तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो MCQ हैं वो बीच बीच में मैंने इसलिए दिए हैं जिससे आप चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। और कोई बात? चलिए मिलते हैं फिर इसके बाद की न्यू वीडियो। नेल्सन मंडेला के बाद बताइए कौन सा चैप्टर है जिसकी वीडियो आपको चाहिए। जिसकी वीडियो के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा मैं उसी की वीडियो बनाऊंगी। और बताइए आप, अब मैं ये सोच रही थी फुटप्रिंट्स वाली बुक की वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि 3 चैप्टर इसके हो चुके हैं, 2 पोएम हो चुकी हैं, सॉरी 2 चैप्टर इसके हो चुके हैं और 2 पोएम भी इसकी हो चुकी हैं। अब फुटप्रिंट का फर्स्ट चैप्टर बनाते हैं, ठीक है। तो उसका नाम लिखिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे पता चल जाए कौन सा है, क्योंकि अभी मैंने बुक नहीं देखी और आपने तो पढ़ रखा होगा। ये सारी इमेजेस मैंने काफ़ी मेहनत से ली हैं रिलेटेड टू योर चैप्टर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मंडेला कौन थे और किस तरह से उन्होंने अपने देश को आज़ाद करने में परेशानियों को उठाया। तो ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।